सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी मैंने पहला पार्ट आपको बता दिया है, जहाँ पर परीक्षा वाणी का हर एक टॉपिक मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करते जाऊँगा। तो अभी तक हमने सिर्फ दो ही टॉपिक कवर किए, जिसमें राज्य गठन और उनका नाम परिवर्तन, यानी कि राज्य का नाम परिवर्तन कब हुआ था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। बाकी उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। हर एक जानकारी वो प्रोवाइड करा दी है, जिसके यहाँ पर सवाल बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। बाकी आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड शासन प्रशासन के बारे में। तो यहाँ पर से क्या क्या सवाल आप लोगों के लिए बन सकते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो शासन प्रशासन किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपके भाग 6 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 152 से 237 के अनुच्छेद, इनके अंदर आपका शासन प्रशासन होता है किसी भी राज्य का। तो यहाँ पर से सवाल बन सकता है, शासन प्रशासन जो उत्तराखंड का है किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 6 के अंतर्गत। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपके 152 से लेके 237 तक यहाँ पर रहते हैं किसी भी शासन प्रशासन के लिए। बाकी यहाँ पर पूछेगा आपसे उत्तराखंड का जो शासन प्रणाली है कैसी है? संसदात्मक इनकी शासन प्रणाली है और एक सदनात्मक है। और बाकी यहाँ पर प्रमुख अंग जो यहाँ पर रहते हैं शासन प्रशासन में, तो यहाँ पर अनुसूची 3 के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर ये प्रमुख 3 अंग कौन कौन से? तो सबसे पहला आपका यहाँ पर आ जाता है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत यहाँ पर आपके कौन कौन आता है? कार्यपालिका के अंतर्गत आपके राज्यपाल आता है, मंत्रिपरिषद आता है, और सचिवालय आपका कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। उसके बाद विधानमंडल, विधानमंडल के अंतर्गत आपका राज्यपाल आता है, विधानसभा आता है और विधान परिषद आता है। लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। बाकी फिर यहाँ पर तीसरा जो यहाँ पर भाग रहता है शासन प्रशासन का, तीसरा भाग रहता है न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका के अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा? उच्च न्यायालय आएगा, यानी कि हाई कोर्ट आएगा, और अधीनस्थ न्यायालय आता है। तो यहाँ पर ये तीन भाग रहते हैं यहाँ पे आपके शासन प्रशासन के। उसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका में आपके जो यहाँ पे सवाल बन सकते हैं, तो कार्यपालिका के अंतर्गत आपका जो सवाल बनेंगे कहाँ कहाँ से बन सकते हैं? राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, मंत्रिपरिषद से और महाधिवक्ता से। तो सबसे पहले जान लेते हैं राज्यपाल से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। तो राज्यपाल से यहाँ पर आपका सवाल बन सकता है पहला कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 153 के अंतर्गत राज्यपाल आता है। 153 इसको जरूर याद कर लीजिए। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आपका राज्यपाल आता है। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख यानी कि पहला नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। जैसे देश में कौन होता है पहला नागरिक? राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार किसी भी राज्य में प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। उसके बाद राज्यपाल यहाँ पे विश्वविद्यालयों का कुलपति भी होता है। राज्यपाल क्या होता है? विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति। कुलपति नहीं, कुलाधिपति, कुलपति अलग हो गया। तो राज्यपाल जो होता है वो विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब चाहे तब यहाँ पर राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। ये पूरी पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। तो नियुक्ति कराता है राष्ट्रपति। और इनका जो कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति इसका जो कार्यकाल है, इसके जो तय कार्यकाल होता है उससे पहले भी इनको हटा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर पद ग्रहण कब करता है? राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही यहाँ पर राज्यपाल पदभार ग्रहण करता है। उसके बाद हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाते हैं। संविधान में कोई विशेष प्रावधान यहाँ पर नहीं है। जब राष्ट्रपति का मन करेगा तो राष्ट्रपति यहाँ पर राज्यपाल को हटा सकता है। बाकी यहाँ पर राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं या फिर नियुक्त अधिकारी जो होंगे वही यहाँ पर राज्यपाल को शपथ दिला सकते हैं। तो अभी यहाँ पर उत्तराखंड का जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो राज्यपाल से आप लोगों के बस इतने प्रश्न बनेंगे जितने आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला यहाँ पे आता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री से आप लोगों के लिए कौन कौन से सवाल बन सकते हैं? तो मुख्यमंत्री यहाँ पर राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। उसके बाद मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ
दिलाता है। और कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूची 3 के अंतर्गत ये आता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा। उसके बाद मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद से आप लोगों के लिए क्या क्या सवाल बन सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मंत्रिपरिषद आता है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अभी मैंने आपको बताया, कमेंट में बताऊँ। बाकी यहाँ पर मंत्रिपरिषद आता है यहाँ पर अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। उसके बाद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। उसके बाद यहाँ पर कितनी संख्या होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मंत्रिपरिषद की जो संख्या है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें? 70 विधानसभा सीटें। तो 15% इसका निकालोगे 70 × 15/100, तो इसका कितना आएगा? 0.000 15 7 105 10.5। तो यहाँ पर 10.5 को हम यहाँ पे 11 मान के चलेंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम जो संख्या है, न्यूनतम संख्या 12 है। तो इसीलिए उत्तराखंड में भी मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी? 12। तो यहाँ पर 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम संख्या 12 है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में भी 12 मंत्रिपरिषद की यहाँ पर संख्या रहेगी। उसके बाद उत्तराखंड में अधिकतम 12 मंत्री रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मंत्रिपरिषद को यहाँ पर शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है अनुसूची 3 के अंतर्गत। और मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। किस अनुसूची के अंतर्गत ये आता है? अनुसूची 3 के अंतर्गत। तो मंत्रिपरिषद से भी आप लोगों के लिए बस इतने सवाल बनने वाले। उसके बाद आता है आपका महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? महाधिवक्ता आता है आपका अनुच्छेद 165। मंत्रिपरिषद किसके अंतर्गत आता है? 164। अभी मैंने आपको बताया था मंत्रिपरिषद आता है 164। उसके बाद महाधिवक्ता किसके अंतर्गत आता है? 165। उसके बाद महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन कराता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कराता है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और कार्यकाल इनका निश्चित नहीं होता है, राज्यपाल की इच्छा पर डिपेंड करता है। और राज्य के प्रथम विधि अधिकारी ये होते हैं। राज्य के क्या होते हैं? प्रथम विधि अधिकारी। तो यहाँ पर इसकी जो योग्यता होती है महाधिवक्ता बनने के लिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल से ज़्यादा हाई कोर्ट में काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में। बाकी महाधिवक्ता से आप लोगों के लिए बस इतने ही सवाल बनने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में आप लोगों ने जान दिया है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पे 3 भाग थे। तो विधानसभा के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं? तो सबसे पहला प्रश्न आपका विधानसभा है, विधानसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर इसका जो गठन होता है विधानसभा का, वो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आता है, 170। अब इसकी जो योग्यताएं हैं, तो योग्यताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 173। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आता है। और जो उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा होता है उसकी जो योग्यताएं आती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 173। और इसमें उम्मीदवार के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? उसकी जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ पद पर वो काम नहीं करना होना चाहिए, यानी कि कोई भी सरकारी फ़ायदा न ले रहा हो किसी पद का। बाकी यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो यहाँ पे बनते हैं विधानसभा के, तो अनुच्छेद 178 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 178 के अंतर्गत वो आते हैं। और जब शपथ दी जाती है तो अनुसूची 3 के अंतर्गत दिलाई जाती है। उसके बाद अधिकतम संख्या किसी भी विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम 60 हो सकती है। और उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। पहले यहाँ पर एंग्लो इंडियन भी था, एंग्लो इंडियन की 1 सीट थी, लेकिन 2019 के बाद एंग्लो इंडियन की सीट भी हटा दी गई है। तो अब यहाँ पे उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। बाकी उत्तराखंड में 70 निर्वाचित सीटें होती है और एक जो पहले यहाँ पे एंग्लो इंडियन की थी वो 2019 से हटा दी गई है। बाकी चुनाव लड़ने के लिए चुनाव का जो यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है कैसे रहता है, तो यहाँ पे जिसकी उम्र 18 साल से अधिक होती है वो यहाँ पर मतदान कर सकता है। और प्रत्यक्ष विधि यानी कि जनता के द्वारा यहाँ पे चुनाव होता है, जनता अपना यहाँ पे उम्मीदवार चुनती है। बाकी जो यहाँ पर विधानसभा का कार्यकाल रहता है 5 वर्ष का रहता है। आपातकाल में इसको 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल हट गया तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने होते हैं। बाकी यहाँ पे गणपूर्ति, यहाँ पे क्या होती है? गणपूर्ति कोरम यहाँ पे 1/10 होता है। उत्तराखंड में जो न्यूनतम है 10 है। उसके बाद 2 सत्रों के जो मध्य अंतर होता है अधिकतम 6 महीने का होता है। तो 2 सत्र यानी कि
साल में जो अगर आपके 2 सत्र बन रहे तो अधिकतम 6 माह के अंदर अंदर आप लोगों का एक सत्र होना चाहिए। और राज्य गठन से पूर्व यूपी में सीटें कितनी थी? जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तो यूपी में, यहाँ से जो ये वाला क्षेत्र था उत्तराखंड वाला, यहाँ की विधानसभा में कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी। और आरक्षित सीटें अभी यहाँ पे 70 विधानसभा सीटें हैं, तो इसमें आरक्षित सीट कितनी है? आरक्षित सीट टोटल है 15। 15 में से शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है? शेड्यूल कास्ट के लिए 13, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 13 है। और शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 2 है। तो कुल मिलाकर 15 सीटें यहाँ पर आरक्षित सीटें रखी गई है। और यहाँ पर जो एसटी की 2 सीटें, एसटी की 2 सीटें कहाँ पे? एक आपकी नानकमत्ता में और एक आपकी चक्राता में। नानकमत्ता आपका उधम सिंह नगर में आता है, चक्राता आपका देहरादून के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर से आप लोगों के लिए इतने प्रश्न बनने वाले हैं विधान सभा से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद के बारे में क्या क्या यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं? विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। और राज्य गठन से पूर्व यूपी में जो सीटें थी विधान परिषद की वो 9 थी। कितनी थी? 9। और अभी उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। उसके बाद अंतरिम विधानसभा, तो यहाँ पर जब चुनाव नहीं हुए थे, जब राज्य गठन हो गया था चुनाव नहीं हुए थे, उससे पहले जो अंतरिम यहाँ पर अंतरिम विधानसभा जो बनी थी, ये राज्य गठन के बाद जो यहाँ पे अंतरिम विधानसभा हुई थी उसमें सदस्य कितने थे? उसमें 30 सदस्य थे। गठन के समय 31 थे, लेकिन एक का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसकी वजह से फिर सदस्य संख्या 30 रह गई। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अंतरिम विधानसभा में कितने सदस्यों की संख्या थी? तो उस वक्त 30 थी। और बहुमत उस वक्त किसके पास था? बीजेपी के पास। बीजेपी के 23 सदस्य थे, तो इसीलिए फिर बीजेपी सत्ता भी आती है। उसके बाद अंतरिम विधानसभा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो अंतरिम रूप में बनते हैं, जब तक चुनाव नहीं हुआ है, तो प्रथम जो मुख्यमंत्री होते हैं, अंतरिम की यहाँ पे बात हो रही है, प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। और द्वितीय जो यहाँ पे अंतरिम मुख्यमंत्री थे वो थे भगत सिंह कोश्यारी। ये चुनाव से पहले, यानी कि जो चुनाव नहीं हुए थे उत्तराखंड में, राज्य बनने के बाद जो चुनाव होते हैं 2002 में होते हैं, लेकिन उससे पहले अंतरिम एक यहाँ पे जो विधानसभा का यहाँ पे सदस्यों का गठन होता है वो उसके अनुसार यहाँ पे ये जानकारी है। उसके बाद उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बनते हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री, यानी कि जब चुनाव हो जाते हैं तो पहले निर्वाचित यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बनते हैं एन.डी. तिवारी बनते हैं 12 मार्च 2002। कहीं कहीं पर ये बताया गया है 2 मार्च 2002 को शपथ लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 12 मार्च भी बताया गया। ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद दूसरी बार बनते हैं यहाँ पर भुवन चंद्र खंडूरी 2007 में। उसके बाद तीसरे बनते हैं रमेश पोखरियाल 2009 में। तो भुवन चंद्र खंडूरी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं, फिर उसी वक्त रमेश पोखरियाल निशंक को बनाया जाता है 2009 में। एक बार फिर से भुवन चंद्र खंडूरी को बनाया जाता है सितंबर 2011 में। और फिर 5वें विजय बहुगुणा बन जाते हैं 2012 में। उसके बाद 6ठे हरीश रावत बनते हैं 2014 में। फिर 7वें यहाँ पे बनते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 में। फिर 2017 के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद यहाँ पे तीरथ सिंह रावत भी बनते हैं। तीरथ सिंह रावत के बाद फिर पुष्कर धामी। और अभी 2025 में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, 2025 के जो अभी 2024 के विधानसभा चुनाव जो हुए थे वहाँ पर बीजेपी बहुमत के साथ आई थी, जहाँ पर पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं उत्तराखंड के। बाकी ये तो हो गए यहाँ पे निर्वाचित की इन्फॉर्मेशन। बाकी विधानसभा अध्यक्ष के बारे में आपको बताऊँ तो विधानसभा के जो पहले अंतरिम, यानी कि जब तक चुनाव नहीं हुए थे, तो उस वक्त जो इनके अध्यक्ष थे विधानसभा के, अंतरिम अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। और जब चुनाव हो गया था तो चुनाव के बाद जो यहाँ पे पहले निर्वाचित जो अध्यक्ष थे यशपाल आर्य थे। उसके बाद दूसरे हरबंश कपूर बनते हैं। हरबंश कपूर के बाद तीसरे गोविंद कुंजवाल बनते हैं। और चौथे यहाँ पर बनते प्रेमचंद अग्रवाल। और अभी 5वीं विधानसभा चल रही। 5वीं विधानसभा में कौन है? रितु खंडूरी, जिन्होंने 2022 मार्च के महीने में यहाँ पे शपथ ली थी विधानसभा अध्यक्ष की। तो अभी 5वीं विधानसभा में रितु खंडूरी है। बाकी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगा था उत्तराखंड में। और ये कब लगा था? 46 दिन के लिए ये राष्ट्रपति शासन लगा था, और पहली बार लगा था 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये 11 मई 2016 तक राष्ट्रपति शासन रहा, तो 46 दिन का ये राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद न्यायपालिका से आप लोगों के लिए क्या क्या सवाल बन सकते हैं? तो न्यायपालिका से सवाल आपके जो बनेंगे उच्च न्यायालय के रिलेटेड बनेंगे। तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो आपका आता है, ये अनुच्छेद 214 के अंतर्गत आता है।
और हाई कोर्ट का गठन होता है 9 नवंबर सन 2000 को। और प्रदेश का ये जो ये देश का है 20वां हाई कोर्ट था और हाई कोर्ट आपका नैनीताल में। बाकी यहाँ पर जो भवन निर्माण हुआ था हाई कोर्ट का, ये मैकडोनाल्ड सेंटनी मैकडोनाल्ड ने किया था, 1897 में किया था और 1900 में ये बन के तैयार हो गया था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयंकर देसाई, जिन्हें ए देसाई के नाम से भी जाना जाता है, वो थे। और प्रथम रजिस्ट्रार GCM रावत है। और उच्च न्यायालय का जो अधीक्षण अधिकार होता है अनुच्छेद 227 के अंतर्गत आता है। और अभी वर्तमान में न्यायाधीश आपके गौनाथन नरेंद्र हैं, जिन्होंने 26 दिसंबर 2024 को शपथ ली थी। बाकी यहाँ पर आपके त्वरित न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट कितने, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी आपके 45 है और इसका गठन 2001 में हुआ था। तो आप लोगों को यही सवाल पूछने वाले हैं न्यायपालिका से। बाकी यहाँ पर हमने पूरा ब्रीफ देख लिया है। यहाँ पर ये हमने शासन प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। तो यहाँ पर शासन प्रशासन भी, ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर से आपका कुछ टॉपिक छूटता है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो शासन प्रशासन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आपका होगा जिलों का गठन। तो जिलों का गठन किस प्रकार हुआ है वो हम जानेंगे अगली वीडियो में।